नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। अक्सर हर पेरेंट चाहते हैं कि अपने बच्चे का रखरखाव अच्छे ढंग से करें, लेकिन ना चाहते हुए भी कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है, जैसे कि डेंटल केयर। आमतौर पर हम डेंटल केयर तब भी करते हैं जब हमें दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो या दांत टूटने के कगार पर हो। शुरुआती तौर पर अगर हम ये डेंटल केयर करें तो दूर के नतीजों से हम बच सकते हैं। डेंटल केयर शुरुआती स्तर में किस तरीके से की जाए, क्या रखरखाव किया जाए, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है जम्मू की जाने मानी डॉक्टर भवनीत कौर। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैम, मैंने अपने टॉपिक में ही आपको डिस्कस कर दिया है कि हम आपसे बात करेंगे डेंटल केयर, लेकिन बच्चों के। सबसे पहले तो ये बताइए कि डेंटल केयर बच्चों की करना जरूरी क्यों हो जाता है? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और एक मौका दिया कि मैं ये डेंटल हेल्थ पे कुछ अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं। जो आपका क्वेश्चन है कि हमें डेंटल केयर क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चों में देखिए डेंटल हेल्थ तो एज सच भी हेल्थ इन इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट। हमें हेल्दी लिविंग के लिए हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। बच्चों में ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे, अगर हम अडल्ट्स हैं तो बच्चे हम पे बहुत चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हैं, और अगर हम उनको एक अच्छी हैबिट्स, हेल्थ केयर हैबिट्स बचपन से सिखा दें, उनमें इनकलकेट कर दें, उनके अंदर डाल दें, तो एक तो वो पूरी लाइफ लॉन्ग हम एक जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। हम अपने तक नहीं रख रहे हैं, बच्चों तक नहीं रख रहे हैं, हम आगे फ्यूचर जनरेशन तैयार कर रहे हैं। और उनकी हेल्थ केयर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज़ मोस्ट निग्लेक्टेड। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को उसके बारे में कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो कई बार वो जिस चीज़ को हमें निग्लेक्टेड होती है उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो कई बार उसकी इम्पोर्टेंस होते हुए भी हम उस पर ज़्यादा तवज्जो दे नहीं सकते हैं। हमें भगवान ने कोई अगर चीज़ दी है, अब हमें दांत अगर दिए हैं तो कोई रीज़न है, और जो माउथ ओरल कैविटी है दैट इज द इंडेक्स ऑफ योर बॉडी, वो हेल्दी, तो क्योंकि एंट्रेंस ऑफ, अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो इसी रूट से अंदर जा रहा है। तो ये तो शुरुआत से ही, बचपन से ही हमें बेसिक, ये बहुत बेसिक है। मतलब बड़ी 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 बातें छोड़ के अगर हम बिल्कुल बेसिक पे आ जाएं, ये बहुत बेसिक है और हमें इसको करना है, इसकी अवेयरनेस जरूरी है। सो इसीलिए थैंक यू सबसे पहले कि आप ये ऐसा एक एफर्ट ला रहे हैं कि जिससे हम ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सके। मैम, जैसे कि एज अ लेमैन मैं अपनी बात करूं तो हम यही कहते हैं कि बच्चों को क्या जरूरत है डॉक्टर के पास ले जाने की, ये छोटे हैं अभी, जब बड़े होंगे तब देखा जाएगा, दांत का दर्द है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर आप हमें ये बताएं कि किस स्टेज पे हमें डॉक्टर के पास बच्चे को कंसल्ट करवाने ले जाना होगा एज अ डेंटल क्लिनिक? आपका ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली लोगों के इस बारे में नॉलेज ही नहीं है कि जो पीडियाट्रिक डेंटल कंसल्टेशन है वो प्रेगनेंसी टाइम पे, जब अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, मतलब दिस इज समथिंग जो लोगों को भी एकदम से हिला देगा कि क्या बोल रहे हैं, कि ये हमें उस टाइम पे, पहले तो मदर, क्योंकि हमारा बच्चों के साथ 1-to-1 एसोसिएशन नहीं होता, एक पीरियोडोंटिक ट्रायंगल होता है। हमें एक जगह बच्चे की हेल्थ होती है और साथ में बच्चा, क्योंकि डिपेंडेंट मदर पेरेंट्स पे है। तो जो हम ये नहीं कहते कि बच्चे को 6 महीने बाद दिखाओ, साल बाद दिखाओ, हम कहते हैं जब आपने कंसीव किया है और जब आपका वो टाइम पास आने वाला है डिलीवरी का, और जब अब माँ की जो प्रिपरेशन है उससे पहले ही होनी चाहिए बच्चे की हेल्थ के लिए। तो हम तो जैसे पीडियाट्रिशियन का एक कंसल्टेशन होता है ड्यूरिंग दैट पीरियड, इट इज रिकमेंडेड कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट भी उस टाइम पे पेरेंट्स के साथ, स्पेशली मदर के साथ कंसल्ट करें। दुनिया में आने से पहले जो चीज आप सोच रहे हैं कि ये कब करानी चाहिए, कब होनी चाहिए, दर्द जब होगी, सड़न जब होगी, नहीं, जब आप दुनिया में आए हो उससे पहले आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए। फिर जिस टाइम आपका बर्थ हुआ, अगेन दिस इज समथिंग विच इज नॉट नोन, बट जिस टाइम आपका बर्थ हुआ उस टाइम पे जब टीम होती है डॉक्टर्स में, उसमें एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होना चाहिए टू एग्जामिन द ओरल कैविटी ऑल्सो,
क्योंकि कई बार बच्चे जब पैदा होते हैं उसी टाइम पे उनको बर्थ में कोई छोटे छोटे दांत होते हैं, हम उसको नेटल टीथ बोलते हैं। एंड इट इज नॉट कि ये बहुत रेयर है, हम कॉमनली देख रहे हैं, होते हैं। या फिर महीने के एक, ये मैं बोल रही हूँ बिल्कुल अभी जब पैदा हुआ है, और कई बार वो इतने लूज भी होते हैं कि खतरा होता है कि वो कहीं अंदर ना चले जाए, सांस ना रोक दे, या फिर शार्प होते हैं जिससे जब फीड कर रहा हो, बच्चे का टंग कितना सॉफ्ट होता है तो उसको हर्ट करेगा, मदर फीड पे हर्ट करेगा। तो कई बार हम सोच रहे होते हैं ना बड़ी बाद में कि कब बच्चा नहीं, ये तो बहुत मैंने आपको बोला ना, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री बहुत बेसिक से शुरू हो रहा है। आपके जन्म से पहले से ही हम डेंटिस्ट्री, फिर जब पैदा हुआ उस टाइम पे कंसल्टेशन चेकअप होना चाहिए, उस टाइम फिर 6 महीने पे जब पहले दांत आना नॉर्मली आना शुरू करते हैं 6 महीने के आसपास, तब व्हेन द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स इन द कैविटी, तब आना चाहिए। दांत कब खराब हो कब ना खराब हो वो बात की बात है, ये पहले इन्हीं चीजों से, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हमें ब्रशिंग कब करानी है। वो कई बार निग्लेक्ट करते हैं, ये दूध के दांत है, ये अभी गिर जाएंगे, ये फिर हमारे पास तब तक आते हैं जब तक वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो ये कंसल्टेशन बहुत पहले शुरू होनी चाहिए। बच्चों को वेट नहीं करना है आपने कि कब वो बीमार होंगे या कब सडन होगी तब ले जाएं, उससे पहले ही बच्चों को लाना है। क्योंकि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन ही देखें ना, तो उसमें ये है कि ये बहुत वास्ट है। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री सिर्फ दांतों तक सीमित नहीं है, वो ओवरऑल चाइल्ड ग्रोथ को लेता है। और चाइल्ड ग्रोथ नॉट जस्ट द फिजिकल ग्रोथ, द इमोशनल ग्रोथ, द साइकोलॉजिकल ग्रोथ। तो बच्चा उसको पता होना चाहिए कि मैं अपने डेंटिस्ट के अगर उसके क्लिनिक में जा रहा हूँ या उसके हॉस्पिटल सेटअप में जा रहा हूँ, तो ये नहीं कि मैं बीमार हूं तो मैं जा रहा हूँ। वो एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग ऐसी होती है कि उसको पता है कि यहाँ पे मेरा हेल्थ चेकअप हो रहा है। तो वो एक साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि आप वो हेल्थ चेकअप तो कर ही रहे हो, साथ में साथ आप एक इंस्टिंक्ट भी डाल रहे हो बच्चे को कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। तो वो शुरू से वो जो हम वो कहते हैं ना, वो डोर को शुरू से ही हम पकड़ के रखें तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास जनरली पेशेंट्स तब आते हैं जब बिल्कुल स्वेलिंग बिल्कुल, तो वो तो बहुत लेटर स्टेज है। स्टेजेस तो बहुत पहले हमारे हमारे नजरिए से देखिए तो आपका जन्म होने, बच्चे के जन्म होने से पहले ही हमारी जरूरत आप लोगों को पड़ जाती है, जो मतलब मदर्स होती है उनको पड़ी होती है। मैम यही चीज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, हमें पता नहीं है। और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी हम ये कि हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है। अभी बात करते हैं मैम, अब बेबी अगर हो गया है 6 मंथ तक उसके टूथ नहीं होते हैं, अभी दांत नहीं होते हैं, तब भी क्या ओरल केयर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं और किस तरीके से हमें करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जब बच्चा पैदा हुआ लेकिन बच्चे की फीड तो चल रही है, तो हमारा जो ओरल कैविटी है उसमें तो चीजें आ रही हैं। अब अगर हम एक कमरा ही देख लें, अगर हम एक टेबल, ये टेबल ही देख लें, आज हम इस टेबल को 6 महीने के तक ऐसे ही रखें, कमरे में अंदर ना घुसे, क्या कमरे में धूल नहीं आएगी, मिट्टी आएगी? और अगर सपोज करो हम इस कमरे में रोज आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और फिर जा रहे हैं, लेकिन 6 महीने तक उस कमरे को सफाई नहीं करेंगे तो गंदा तो होगा। सेम बच्चे का भी, अगर हम बोले 6 महीने अभी तो दूध के दांत है ही नहीं है, मगर फीड तो जा रही है, तो अंदर सफाई तो रखनी है। क्योंकि हमारे मुंह में, बच्चे के मुंह में बैक्टीरिया तो है। कई बार क्या होता है जब सफाई नहीं होती है, हमारे पास वो केसेस भी आते हैं जहाँ पे अंदर फंगस ग्रो की होती है, तो हम मतलब बिकॉज वो ध्यान नहीं रखा है, सफाई नहीं रखी है, तो पूरा मुंह वाइड मतलब फंगल ग्रोथ्स हुई होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइजीन मेंटेनेंस, जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद आप फीड दे रहे हैं, हर फीड के बाद जो उसके गम पैड्स होते हैं जहाँ अंदर उसको एक ब्रश तो आप यूज नहीं करेंगे इस टाइम पे क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, बट एटलीस्ट एक सॉफ्ट स्टेराइल वेट क्लॉथ से आप थोड़ा सा वाइप, हल्का सा एक थोड़ा सा, ताकि वो परत वहां पे जमी ना रहे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करते हैं तो ये करना जरूरी है, क्योंकि यही बैक्टीरियल ग्रोथ करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, एंड ये अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी इतनी बच्चे की कम करता जाता है कि जब वो टीदिंग का टाइम आता है तो बच्चे को फिर और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसके ऑलरेडी एनवायरनमेंट ही
खराब हुआ होता है तो उसमें जब कुछ इरप्शन का टाइम आएगा तो उसको फिर बाकी सिस्टमिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बुखार आ जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैम ये बात जो अभी आपने, मैं आप ही को कंटिन्यू कर रही हूँ कि जब दांत आना शुरू होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे को, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इरिटेशन होती है, फीवर होता है, हेडेक होती है, पता नहीं बच्चा उसमें नहीं, क्या इसका भी इसके साथ जैसे आपने बताया कि ज्यादा इम्पैक्ट होता है? देखिए हम इसको कहते हैं टीदिंग। जब दांत आना शुरू हो गए हम उस कंडीशन को, तो उस दैट पीरियड, बेसिकली वो जो पीरियड है वो 6 महीने के आसपास, क्योंकि 6 मंथ्स में जनरली आता है। तो उस टाइम पे वैसे भी बच्चे की, क्योंकि उससे पहले तो बच्चे को माँ की इम्यूनिटी, मैटरनल इम्यूनिटी, अभी आहिस्ता आहिस्ता बच्चा अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर रहा होता है। तो वो एक बड़ा ना एक डाइसी पीरियड होता है। उस पीरियड में अगर हाइजीन प्रॉपर नहीं है, अगर क्लीनिनेस प्रॉपर नहीं है, तो आपकी ससेप्टिबिलिटी, आपका मतलब उस चीज को खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम हर बच्चा, ऐसा नहीं होता कि हर बच्चे को जब दांत आ रहा होगा उसको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, बट जिन बच्चों में सफाई ठीक तरीके से नहीं हो रही होती है ओरल कैविटी की, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। मैम बच्चे को जब टीथिंग का ये टाइम होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको वो कीज होती हैं या कुछ और सॉफ्ट टॉयज दे देते हैं, उसके बाद वो टॉयज बाहर रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, फिर दोबारा उठा के वो वही मुंह में डाल रहा है, क्या इससे भी उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट? बहुत ठीक बोल रहे हैं आप, ये बहुत मेजर रीजन है। तभी मैंने कहा कि अगर सबसे पहले, तभी मैं बोल रही हूँ कि तभी हम कहते हैं ना कि वो प्रेगनेंसी टाइम पे ही काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें पेरेंट्स को पहले ही हाइजीन के बारे में बताना होता है कि ये प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। आप चीज रखते हो, बाहर रखते हो, फिर बच्चा वही चीज उठाएगा वापस अंदर डालेगा, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया ही हो रहा है इधर उधर। तो जितना हाइजीन पे ध्यान दिया जाएगा उतना बच्चा कंफर्टेबल रहेगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मैम कीज की जगह हम रिप्लेस करके कुछ और दे सकते? जनरली क्या होता है, ये जो इरप्शन होता है ये लोकलाइज्ड होता है, तो वो एरिया जो है, अगर हम उसमें कोई कोल्ड प्रेशर पैक्स देते हैं तो वो उससे भी आराम मिलता है उसको। तो जरूरी नहीं है, आजकल मार्केट में बहुत कुछ आया हुआ है, बट बहुत चीजें डेंजरस भी हैं, क्योंकि वो दांत आ रहा होता है। कई बार कुछ होते हैं जिसमें कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि वो जब दांत पियर्स करे तो वो मुंह में चला गया, वो टॉक्सिक भी होते हैं। तो बेस्ट होता है कोल्ड, कोई भी ना, आपने अगर कोई सपोज करो रिंग भी लिया है तो उसको फ्रिज में रखे, स्टरलाइज करके फ्रिज में रखे, थोड़ा सा कोल्ड वहां पे ले। मगर अगेन आई विल से दिस इज सिम्टोमेटिक, पहले उस कंडीशन को उस उधर तक लाना ही क्यों कि आपको ये सब कुछ करना पड़े। आप पहले से, अगर शुरू से ही आप बच्चे का ओरल कैविटी साफ रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ये आएंगी तब जब प्रॉब्लम्स थी, जब थी और अब, तो जब हो रही है फिर उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस हैं। कईयों में हमें दवाई भी देनी पड़ती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी देना पड़ता है कईयों में, कई बार टॉपिकल लगाने के लिए देना पड़ता है, कई बार वो डिपेंड करता है किसकी कितनी सिवियरिटी है। माइल्डर फॉर्म होगा तो कोल्ड प्रेशर, उससे भी उसको आराम मिल जाएगा एज पर द सिवियरिटी एंड द कंडीशन। मैम जैसे बच्चा अब थोड़ा सा और ग्रो अप हो गया है, अब बच्चा हाइट भी करेगा, कई बार अनअवेयरनेस भी है, हम नहीं उसे, कोई ऐसे सिम्टम्स से, कुछ ऐसे साइन जिससे हमें पता चल जाए कि नॉट इट्स अ रेड फ्लैग, अब हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना है? वो वो तो खुद ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो अगर उस स्टेज पे हम पहुंचेंगे तो देखिए, पहली बात ये है कि अगर आपने, और कुछ नहीं, पेन शेन तो बहुत लेटर स्टेज पे आता है। नॉर्मली अगर आप देख रहे हैं और आपको मुंह में कुछ डिफरेंट कलर दिख रहा है, जैसे ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं या येलो स्पॉट्स दिख रहे हैं या वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये अब खराबी हो चुकी है। मतलब ये तो मैं कहूंगी रेड फ्लैग के भी बहुत अगली स्टेज, और उसके आगे जब जाए तो मतलब आपको वो तो समझ, कई बार क्या होता है ऐसा, क्योंकि हमारे पास ये डेंटल जो डीके है, टूथ डीके है, इसके स्टेजेस होते हैं। बहुत इनिशियल स्टेजेस पे ये बिल्कुल इंसिपिएंट लीजन होता है, बिल्कुल वाइटिश सा होता है, और बहुत बहुत इनिशियल स्टेज पे अगर ये पकड़ा जाए ना तो ये वहां पे रुक भी सकता है। मगर पेरेंट क्या होता है, पेरेंट वो
लेमैन ऐसे उसको नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पे थोड़ा सा डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है, थोड़ा ब्राउनिश ब्लैकिश, वो तो दिख रहा है। अगर आपको इनिशियल वाला नहीं दिख रहा तो नेक्स्ट स्टेज वाला है वो तो दिखता है। बट अगर वो भी आप इग्नोर करें, फिर बच्चे को उसके बाद आ जाती है कैविटेशन शुरू हो जाती है। कैविटेशन में खाना फंसना शुरू हो जाता है। बच्चा बोलेगा मेरे को यहाँ फंस रहा है, यहाँ फंस रहा है, उंगलियां डाल रहा होगा। अगर आप वो भी इग्नोर करें, बच्चा हमेशा कुछ कुछ ऐसे से करे, अगर आप वो भी इग्नोर करें तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो सडन है ना, वो तो एक फैलती जाएगी। वो तो या तो उसी दांत के अंदर डीप जाती जाएगी या आसपास के दांतों को इफेक्ट करती जाएगी। तो अगर डीप उसी दांत के अंदर जाती गई तो पहली लेयर, दूसरी लेयर, फिर तीसरी, वो नर्व आ जाती है। फिर वो बच्चा दर्द शुरू कर देता है। जब वो दर्द शुरू करता है, कई बार पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली, एवरीबडी हैज देयर ओन, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कई बार उसको भी इग्नोर कर देते हैं। छोटी मोटी दर्द अगर हो रही होगी वो बोलेंगे नहीं, मतलब अच्छा कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तरसों जाएंगे। बच्चे के दांत बहुत छोटे होते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बहुत फास्ट स्प्रेड करता है। तो एकदम से क्या होगा, उधर से भी निकल के, रूट से भी, क्राउन से भी, रूट से भी, फिर वो टिश्यूज में फैल जाती है इन्फेक्शन। फिर वो एकदम स्वेलिंग हो जाती है। फिर जब हमारे तक आते हैं, हमने कॉमनली ये देखा है, हमारे तक पेशेंट्स आते ही तब है जब स्वेलिंग हो गई या दर्द बहुत एक्यूट हुई, तब लाते हैं। तो वो हम बोलते हैं ये तो आप बहुत बहुत लेट स्टेज पे लाया, इसको पहले लाते तो बच्चे को इतना प्रोसेस करना ही नहीं पड़ता, सहना ही नहीं पड़ता। मैम एक मिथ जो है, अब मैं उसकी बात करूंगी। एक सबसे पहले तो फिटकड़ी जो और आलम जो होते हैं, उसका बहुत हमने सुना है कि आप उसको वो करो तो दांत ठीक हो जाएगा। क्या ये सच है? देखिए, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कभी भी इनकरेज नहीं करती हूँ इस चीज को। मेरे को लगता है कि अगर हम बच्चों की हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड हैं तो हमें उसको सिंपल हाउस होल्ड चीज़ों से ही करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कोसे पानी में, नॉर्मल जो हमारा टेबल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट है, आप उसको भी डाल के फिट करिए। कई बार क्या होता है, हर टिश्यू रिस्पॉन्सेज होते हैं, बच्चों का बहुत डेलिकेट सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। Why go in for something which has stronger effect? Why not go in for something which is, मतलब we believe in preventive and less invasive thing. तो उसको क्यों नहीं यूज करो, और उससे क्यों, क्योंकि हमें रिएक्शन नहीं पता किसी के टिश्यू का। हम कोई चीज मेरे को सूट कर सकती है, आपको नहीं सूट कर सकती है, हम फिर भी अडल्ट्स हैं, हम फिर भी ये कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करना है? क्यों आप मतलब कई बार हमने सुना है पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, या ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, हमने फिटकरी डाली थी उससे हम ठीक हो गए, तो हमने बच्चे को भी बोला प्लीज डोंट डू। बच्चों को जितना जितना माइल्डर फॉर्म और जितना सिंपलर फॉर्म से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, लेट इट बी लाइक दैट। मैम दो सवाल मेरे एक साथ होंगे। सबसे पहले कि एक पेरेंट जो है किस तरीके से ओरल हाइजीनिक हैबिट बच्चे में डेवलप कर सकता है। दूसरा, ब्रशिंग टाइम क्या होना चाहिए? देखिए, पहला आपका क्वेश्चन, पेरेंट कैसे हैबिट, मैं इसके लिए सबसे पहले चीज बोलूंगी कि हमेशा याद रखिए कि बच्चा आपको वॉच कर रहा है, तो कुछ दूसरे को कहने से पहले खुद उसको करिए। बच्चा, क्योंकि बच्चे के लिए आप ही रोल मॉडल होते हो। बाद में वो, शुरू में आप होते हो, फिर सबसे पहले तो मदर होती है, फिर बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, फिर वो जब स्कूल में जाता है तो बाकी टीचर्स और बाकी भी होते हैं, मगर इनिशियल टीचर्स तो आप ही होते हो। और वो आपको साइलेंटली, कई बार वो आपको सिर्फ वॉच कर रहा होता है कि आपका क्या हैबिट है, क्या आप सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, क्या आप रात को सोने से पहले ब्रश कर रहे हैं। जो वो आप कर रहे हैं वो फॉलो करेगा। तो उसमें करने से पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, और नैग नहीं कीजिए, क्योंकि नैगिंग अगेन, हम जनरली हम अलग चले जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं, इसको परफेक्ट बनाना है, तो हम बच्चे को ना करें, चलो ये करो, चलो कुल्ला करो, चलो खाना खाया, अब कुल्ला करो, अब ये करो, वो करो। बच्चे को नैगिंग से वो रिबेलियस हो सकता है। नैग नहीं करना है, बच्चे को
खुद वो चीज करो, बच्चा आपको खुद फॉलो करेगा। सो सबसे पहले तो खुद करो, तो वो बच्चा खुद ब खुद आपको फॉलो करेगा। बच्चे दे आर एक्सीलेंट इन मिमिकिंग, वो आपकी कॉपी करने में बहुत, उनमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। तो पहला तो आपका दूसरा सवाल आपका क्या? मेरा था सवाल कि टाइमिंग क्या रहनी चाहिए, मॉर्निंग में या इवनिंग में या दोनों टाइम? टाइमिंग तो हमें दोनों टाइम ही करना चाहिए। हमें सुबह भी ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। मैम एक चीज मैं लास्ट खत्म करने से पहले एक बहुत जहन में मेरे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, अगर हमें कोई दवाई बच्चे को देनी है तो हम क्या करते हैं, अगर अडल्ट ले रहा है तो बच्चे के लिए अलग से मेडिसिन है। यही केस अगर टूथपेस्ट को लेकर बात करें तो वैसा क्यों नहीं है? हम वही चीज खुद अडॉप्ट कर रहे हैं, वही बच्चे को करवा रहे हैं। वही गलत है, क्योंकि ऐसा है मार्केट में। अगर आप टूथपेस्ट देखें तो बच्चों की, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन ही अलग होती है, जैसे आपने बहुत राइटली बोला कि मेडिसिन, तो टूथपेस्ट में भी सेम है, ऐसा है। इवन टूथब्रश, टूथपेस्ट तो बाद की बात है, टूथब्रश जो ब्रिसल साइज है, जो हेड साइज है, टूथब्रश भी एज वेरिएशन। वही मैं कह रही हूँ कि अवेयरनेस इज नीडेड। सब कुछ है मार्केट में, टूथपेस्ट अलग है, ब्रशेस अलग हैं, बच्चों का पूरा सेटअप अलग है, मगर लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कंसल्टेशन आप बच्चे के आने से पहले ही लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये इतना वास्ट है कि इसको सीमित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत वास्ट है। और इसमें तो जितना आप पीडियाट्रिशियन अपने या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, उनको जितना विजिट करेंगे, हर बार आप एक नया विंडो खोल रहे हैं और हर बार एक नई नॉलेज लेंगे। मैम समय की थोड़ी सी हमें पाबंदी है, पर मैं चाहूंगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश। दर्शकों के लिए यही संदेश है कि हमेशा ABCDE याद रखें। A है अवेयर रहें, B है ब्रशिंग प्रॉपरली बच्चों की कराते रहें, C है केयर एंड कंसिस्टेंट। ये नहीं कि आज की रात को किया तो अब कल रहने दे, परसों। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। D है डाइट अच्छी रखें, क्योंकि सब कुछ आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, मीठा कम, एज सबको पता है। एंड E है एग्जाम्पल सेट करे अपना भी, ताकि बच्चा उसको फॉलो करे। मैम आप हमारे स्टूडियो में आए, हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन समय की पाबंदी है। उम्मीद करूंगी कि आप फिर किसी दिन आए, हम फिर से एक और टॉपिक के साथ एक अलग से डिस्कशन हम करें। एक जाते जाते मेरा भी एक संदेश है कि जनरली हम लोग अपने लिए जो टूथपेस्ट लेते हैं उससे हट के बच्चों के लिए टूथपेस्ट एक अच्छे डेंटिस्ट से कंसल्ट करके ले, क्योंकि अगर दवाइयां हमारे लिए एक जैसी नहीं हो सकती तो नॉर्मल सी बात है कि टूथपेस्ट भी अलग अलग होना चाहिए। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।